हेलो बच्चों, क्वेश्चन आपका दिया गया है। जितने क्वेश्चन आपके हो गए थे उसके आगे का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पांचवे तीसरे का अथवा वाला है ये। इसमें आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है कि नूरी की आयु हमने मान ली है x साल और जो सोनू है उसकी हमने एज मान ली है 22 साल। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की आयु क्या हो जाती है। तो हम लिख लेंगे कि 5 साल पहले जो है नूरी की आयु, पहले बोलेगा तो आपको माइनस करना होगा और बाद में बोलेगा तो प्लस किया जाता है यहाँ पे, है ना। तो पहले हमने नूरी की आयु मान ली है 100 साल। 5 साल पहले, 5 साल पहले के लिए हम क्या करेंगे, जितना एज है उसमें 5 माइनस कर देंगे। तो नूरी की भी एज हम निकाल लिए और सोनू की भी एज निकाल लिए 5 साल पहले की। फिर आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो हम क्या करें, नूरी की आयु हम ये लिख लिए, सोनू की आयु बाई -5 ये लिख लिए। कहा गया है कि जो इसकी जो आयु है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की आयु को हम क्या कर दिए, 3 गुना कर दिए। बाकी के क्वेश्चन हम बना लिए। उसके बाद बोला है कि 10 साल बाद नूर की आयु, तो हम लिखेंगे पहले 10 साल बाद नूरी की आयु हो जाएगी x+10 और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी x+10। पश्चात बोलेगा, बाद में बोलेगा तो इसमें हम प्लस करते हैं और पूर्व बोलता है तो इसमें माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमने नूरी की आयु और जो है सोनू की आयु लिख ली। इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो सोनू की आयु को हम क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए। तो यहाँ से हमारी एक क्वेश्चन ये बन गई, दोनों को घटा दिए क्वेश्चन को। तो यहाँ से बाई का मान आ गया, बाई का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया है तो वहां से हमारा एक्स का मान आ गया है। एक्स का मतलब है कि नूरी की आयु 50 साल हो गई और सोनू की आयु कितनी हो गई, 20 साल हो गई। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि एक बहुमंजिला है, भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई एवं दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का है, लॉन्ग में है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसको कैसे लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि दो चीजें हैं, एक है भवन और दूसरा है वहां पे, मतलब दो ही है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर, मतलब एक ही हमारा बिल्डिंग है। ठीक है। तो बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचा एक भवन कह रहा है, एक बड़ा बिल्डिंग है एक छोटा सा बिल्डिंग है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो बहुमंजिल का मतलब बहुत ज्यादा मंजिल, 2-3 मंजिला का होगा कम से कम। ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आपसे बोला है कि दो मंजिला मकान है, एक सिंगल मकान है। ठीक है। तो वहां से कह रहा है कि जो छोटा सा मकान है जो कि 8 मीटर ऊंचा है, इसके शीर्ष से और जो बहुमंजिल है उसके शीर्ष का जो आपको अवनमन कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और जो छोटा सा मकान था उसके पाद का अवनमन कोण कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी 45 डिग्री। तो आपसे कहा है कि बहुमंजिल जो भवन है उसकी ऊंचाई आपको बतानी है और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है आपको ये बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे देखिए जरा, ट्रायंगल ले लिए पी ए बी ये ट्रायंगल ले लिए हैं। ऊंचाई इसकी h है तो मान लेंगे ये बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, h है। तो टेन का यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ से सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखिए जरा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब का नाम पीबी, ये सबको सब कुछ दिया है, थीटा 45 है, पीबी कितना है, एच है, ए बी कितना है, एक्स है। टेन 45 का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ई सी पी। तो ई सी पी में क्या होगा, थीटा 10 30 है और लंब है पी सी, आधार कितना है, ई सी है। इसके बाद क्या करेंगे, लंब है पी सी, आधार है ई सी, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे आधार हम ए सी लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए 10 30 का मान 1/√3 है, पीसी का मान कितना है, टोटल ऊंचाई h है, इतना हमें 8 पता है। तो इतना निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल ऊंचाई में से ये पार्ट निकाल देंगे तो ये आ जाएगा h-8। ठीक है ना। आधार ये x हमने माना है तो ये भी x ही होगा। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x से कम x, √3 का इसमें मल्टीपल कर देंगे। समीकरण एक से देखिए जरा, x का मान कितना है, h है, तो x की जगह पे h रख देंगे और बाकी √3 h का मल्टीपल कर देंगे और माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा
और प्लस का एच इधर आया तो माइनस का एच हो गया। दोनों में एच कॉमन है, कॉमन ले लिए और यहाँ से इसका पूरे का मल्टीपल है, इधर डिवाइड कर देंगे 8 के नीचे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, परमेकड कर लिया है, तो परमेकड करने पर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीपल कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये टोटल आंसर ये आ जाएगा। यानी जो बहुमंजिल है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, ये आ गई, और इनके बीच का जो दूरी है वो x का मान कितना आया है, देखिए x का मान मतलब दोनों समान समान ही आएंगे। जब x इक्वल टू h है तो दोनों के बीच का गैप भी इतना होगा और जो ऊंचाई है वो भी इतनी ही रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला है एक भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज लटका दिया जाता है और P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P के भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे लगेगा ये। इन्होंने बोला है कि एक भवन है जिसकी लंबाई 10 है, ठीक है, और भवन के शीर्ष से एक बिंदु ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। फिर बोला है कि भवन के ऊपर में एक झंडा लगा दिया है, तो इस झंडे के शीर्ष से उसी बिंदु P तक की जो आपका उन्नयन कोण दे रखा है वो 45 डिग्री दिया है। तो आपको बताना है कि झंडा जो है कितने मीटर लंबा है। तो झंडा हमने मान लिया h है, लिख दिया हमने, माना ध्वज की लंबाई h मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल हम लिए हैं कौन सा, PABA ट्रायंगल लिए हैं, इसमें केवल 30 डिग्री आ रहा है। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब, लंब का मतलब AB बटे आधार हो जाएगा हमारा PA। ठीक है, tan 30 का मान ये है, AB का मान 10 है, और ठीक है, और ये PA तो दिया ही है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 10√3। इसके बाद आ जाओ 45 वाले पे, पूरा ट्रायंगल लेंगे PCA। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, tan 45 बराबर लंब कितना हो जाएगा, इतना h है, इतना tan है, टोटल हो जाएगा h प्लस 10 और बटे आधार तो x ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, tan 45 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो जो झंडे की ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी, 7.32। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु का आकार है और इस बर्तन की ऊंचाई मतलब शंकु है तो इसकी शंकु की ऊंचाई और ऊपरी भाग खुला है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है, यह ऊपर तक पानी से पूरा भरा हुआ, जो शंकु है पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या का एक गोला है डाली जाती हैं तो भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। कैसे, देखो एक बर्तन है इसमें पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, जब उसमें आप कोई भी चीज डालोगे तो क्या होगा, वो चीज ओवरफ्लो होने लगेगी, मतलब बाहर निकलने लगेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि कुछ गोलियां डाली गई हैं शीशे की जिसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5, जब डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा ही। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होगा, जैसे पूरा है कॉनिकल तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है तो पानी जब बाहर निकलेगा। तो आर्किमिडीज ने बताया था यदि किसी भी ऐसे पार्ट का वॉल्यूम निकालना हो जो आपका अनस्ट्रक्चरल हो तो उसमें हम करते क्या है कि जितना पानी बाहर निकलेगा उसका आयतन और जो चीज अंदर डालेंगे उसका आयतन दोनों कैसा होता है, बराबर होता है। फिलहाल यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जितना भाग पानी निकला है उसका एक चौथाई भाग, मतलब पहले कोनिकल पार्ट था उसका एक चौथाई भाग पानी निकल जाता है, तो पूरा बर्तन था कोनिकल, ठीक है, इसका पूरा आयतन हो गया। कह रहे कि इसमें पानी केवल कितना निकला है, जिसका एक चौथाई, तो हमने इसमें एक 4 का भाग कर दिया है। फिर कह रहे कुछ इसमें गोलियां डाली गई हैं, उन गोलियों का आपको बताना है कि कितनी गोलियां डाली हमने जिससे इतना पानी निकल गया है। तो मान ले कि n गोलियां डाली गई हैं तो n ऐसे लिख दिए, छोटे छोटे गोलियां डाली गई हैं तो गोले का आयतन लिख दिए, जो कटा काट दिए। आर देख लेना आप लोग, शंकु का त्रिज्या ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है ना, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, यानी इसमें जो है शंकु में 100 गोलियां डाली गई हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया गोलाकार कांच का एक बर्तन के, क्या है कि गोलाकार कांच का एक बर्तन है जिसका ऊपर गर्दन जो है उसका बेलनाकार है और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, गोलाकार बैग का व्यास इतना दे रखा है, भर जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांचिए कि बच्चे का उत्तर जो सही है गलत है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसमें बोला गया है एक बर्तन है इसका नीचे भाग गोलाकार है, ऊपर जो है बेलनाकार है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, बोल रहा है कि एक बच्चे ने कैलकुलेशन की जिसमें उन्होंने पाया इस पूरे का आयतन कितना उसने निकाला है, 345 निकाला है। तो आपको चेक करना है कि इस पूरे भाग का आंसर 345 आएगा। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे इसको, बच्चे ने तो निकाल लिया है, आपको भी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि इस बर्तन में दो चीजें हैं, ऊपर है बेलन नीचे है गोला,
तो इस पूरे भाग का आयतन निकालने के लिए हम लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का सूत्र होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें देखिए पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, हमने रख दिया था लेकिन काट दिया हमने। पाई का मान क्वेश्चन में ही दिया है कि 3.14 रखना है। त्रिज्या दे रखी है आपको, व्यास टोटल 2 दिया है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी। ऊंचाई आपको बेलन की 8 दे रखी है। 4/3, पाई का मान 3.14 और त्रिज्या कितनी आएगी, गोले का व्यास दे रखा है 8.5 तो त्रिज्या ऐसे आ जाएगी। सबको सॉल्व कर लीजिएगा कॉमन वॉमन लेकर, जैसे भी हमने बताया है। तो आपका आंसर आएगा 346.51, यानी बच्चे का आंसर आया था 345, हमारा आ रहा है 346.51। तो लिख देंगे बच्चे ने जो भी आयतन निकाला था वो कैसा था, गलत था। ठीक है, आई होप आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से इसको बनाया है, बहुत सिंपल वे में आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और आपके कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चे अच्छा अच्छा पेपर करके आएंगे। ठीक है।